नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। राजस्थान में भजनलाल शर्मा के शपथ ग्रहण के साथ ही 2023 की चुनावी कहानी खत्म हो गई। अब 2024 के लोकसभा चुनाव की बारी है। इसके लिए बीजेपी और इंडिया अलायंस दोनों की तरफ से तैयारियां शुरू हो गई हैं। इंडिया अलायंस मोदी को सत्ता से हटाने की जुगत भिड़ा रहा है, तो बीजेपी इस बार जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रही है। और मेरे पास बीजेपी को लेकर एक बहुत बड़ी खबर है। यह खबर उसके विरोधियों की टेंशन बढ़ा सकती है। खबर यह है कि बीजेपी ने 2024 की जीत का अचूक फॉर्मूला खोज लिया है। क्या है यह फॉर्मूला, यह भी आपको बताएंगे। लेकिन कई सवाल हैं। सवाल नंबर 1, आखिर वो कौन सा फॉर्मूला है जिसके दम पर बीजेपी 400 से ज्यादा सीटें जीतने की बात कर रही है। दूसरा सवाल, 2024 के लिए बीजेपी के बुलंद हौसलों के पीछे की असली वजह क्या है। इसके पीछे 3 राज्यों में मिली जीत है, पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी है, या कुछ और है। और तीसरा सवाल, बीजेपी का यह फॉर्मूला सिर्फ हिंदी पट्टी में काम करेगा या दक्षिण में भी यह फॉर्मूला जीत दिलाएगा। यह हम आज आपको बताने वाले हैं। हम आपको इन सारे सवालों के जवाब देंगे, लेकिन पहले बताते हैं कि बीजेपी का यह विनिंग फॉर्मूला आखिर है क्या। क्योंकि इसी के दम पर बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता और समर्थक अब की बार 400 पार के नारा लगा रहे हैं। जाहिर है कि यह टारगेट सिर्फ उत्तर या पूर्वी भारत से हासिल करना मुश्किल है। इसलिए बीजेपी ने दक्षिण के लिए भी फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। एक मत है मोदी जी के साथ, एक मत है मोदी जी की जो स्कीम्स हैं उसके साथ एक मत है। क्योंकि जब लाभकारी स्कीम, वो किसान की जो लाभ है, जहाँ किसान सम्मान निधि है, जहाँ वह जो गैस के सिलेंडर्स जो दिए जा रहे हैं, जहाँ आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो लाभ पहुँचाए जा रहे हैं, वो दक्षिण और उत्तर देख कर नहीं किए जा रहे, तो पूरे भारत के लिए एक जैसे हैं और उसका लाभ हमें खूब अच्छा मिलेगा। तेलंगाना के अंदर चमत्कारी रिजल्ट्स आएंगे, कर्नाटक के अंदर चमत्कारी रिजल्ट्स आएंगे, और इस बार हम लोग तमिलनाडु और केरला के अंदर भी सेंध मारेंगे। बीजेपी की बातों से समझना मुश्किल नहीं है कि अगर पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 400 पार वाला टारगेट सेट किया है, तो इसमें दक्षिण के राज्यों की बड़ी भूमिका रहने वाली है। तभी बीजेपी 400 पार के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। यह लक्ष्य हासिल करने के लिए उसने 51% वोट शेयर वाला फॉर्मूला भी तैयार किया है। बीजेपी आलाकमान के नेता और कार्यकर्ताओं से कह दिया है कि पार्टी को हर बूथ पर कम से कम 51% वोट जरूर मिलना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को सौंपी गई है। बूथ लेवल के कार्यकर्ता ही बीजेपी के वोटर्स को पोलिंग बूथ तक लाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाएंगे। पार्टी ने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को एक्टिव रखने की जिम्मेदारी इलाके के बड़े नेताओं को सौंपी है। यह वो फॉर्मूला है जो अगर हिट हो गया तो 400 पार वाला टारगेट हासिल करना मुश्किल नहीं होगा। इस बात का बीजेपी को पूरा भरोसा है। दरअसल बीजेपी ने जीत का यह फॉर्मूला मध्य प्रदेश के चुनाव से निकाला है। वहां पार्टी ने हर बूथ के लिए 51% वोट टारगेट फिक्स किया था कि वहां से 51% वोट हासिल करने हैं। कार्यकर्ताओं ने भी पूरा जोर लगा दिया। पार्टी को इसका जबरदस्त फायदा भी हुआ। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 41% वोट मध्य प्रदेश में मिले थे और उसके खाते में 109 सीटें आई थी, जबकि इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट परसेंट 48.55% हो गया और उसे 163 सीट मिल गई। यानी सीधे 54 सीट का फायदा भारतीय जनता पार्टी को यहां पर हुआ। इसी के बाद बीजेपी के टॉप लीडर्स ने 51% वाला टारगेट और या यूं कहें फॉर्मूला लोकसभा चुनाव में भी लागू करने का फैसला लिया। बीजेपी को पता है कि अगर यह फॉर्मूला क्लिक कर गया तो जीत हासिल करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। इसलिए बीजेपी ने अभी से ग्राउंड लेवल के वर्कर्स को एक्टिव भी कर दिया है। लगभग 264 सीटों पर हमने 51% से ज्यादा मत पाए थे। इस बार टारगेट है कि हम 350 सीटों पर हम 51% ज़्यादा मत पाएँ और उसके लिए
हमारा एक पार्टी का अपना संगठनात्मक तरीका है। हमारे यहाँ पन्ना प्रमुख तय होते हैं और पन्ना प्रमुख अभी से ही काम करना शुरू करते हैं और मोदी जी की जो उपलब्धियां हैं, जो लाभकारी स्कीम्स हैं, उनको वह नीचे एक एक व्यक्ति तक लेकर वहाँ पहुँचाने की काम करती हैं। देखिए, बीजेपी इसके जरिए 2 रिकॉर्ड ब्रेक करना चाहती है। 1984 में कांग्रेस को 404 सीट मिली थी। उतनी सीटें ना तो किसी पार्टी ने पहले जीती थी, ना उसके बाद जीत पाई। दूसरा रिकॉर्ड देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम है। वो लगातार 3 बार प्रधानमंत्री चुने गए थे। उनके बाद ये कमाल कोई नहीं कर पाया, लेकिन बीजेपी एक ही चुनाव में ये दोनों रिकॉर्ड तोड़ना चाहती है और इंडिया अलायंस उसे हर हाल में रोकना चाहता है। इसकी रणनीति बनाने के लिए दोनों तरफ से तैयारियां हो रही हैं। क्या ये तैयारियां हैं, ये भी मैं आपको बताता हूं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 22 और 23 दिसंबर को दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई है। इसमें पार्टी के तमाम बड़े पदाधिकारी भी शामिल होंगे। इंडिया अलायंस भी अपनी 4थी बैठक की डेट रिलीज कर चुका है। यह बैठक दिल्ली में 19 दिसंबर को होने वाली है, यानी यह बीजेपी की बैठक से पहले यह बैठक होगी। लेकिन मुश्किल यह है कि यह इंडिया गठबंधन के घटक दलों में ही हितों के टकराव भी दिखाई देता है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं की एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी अभी लोग भूले नहीं है। 6 महीने पहले बना ये अलायंस ना प्रधानमंत्री का चेहरा तय कर पाया है और ना ही संयोजक। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर भी कांग्रेस हीला हवाली करती रही। शायद वो विधानसभा नतीजों का इंतजार कर रही थी। उससे उम्मीद थी कि विधानसभा चुनावों में जीत मिली तो बार्गेनिंग पावर बढ़ सकती है, लेकिन नतीजे खिलाफ चले गए। इसलिए कांग्रेस थोड़े दबाव में जरूर दिख रही है। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से तमाम एजेंडे, तमाम लक्ष्य और किस तरह से उनको हराया जाएगा, क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा, पूरी तरह से मैं समझता हूं कि उसके लिए तैयार है। इन बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा होगी। पीएम का चेहरा कौन होगा ये सांसद तय करते हैं। सांसद आएंगे, सांसद तय करेंगे कौन पीएम होगा, लेकिन इतना जरूर है कि जो भी प्रधानमंत्री होगा वो इंडिया गठबंधन से होगा। इस बार मोदी सरकार का हारना तय है। कांग्रेस विपक्षी गठबंधन की एकजुटता का संदेश देने की कोशिश कर रही है, लेकिन गठबंधन में खुद उसी की पोजीशन क्लियर नहीं हो रही। 3 राज्यों में हार के बाद जेडीयू, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियां उसे ज्यादा भाव देगी ऐसा लगता नहीं है। तो सवाल यह है कि कांग्रेस जिन राज्यों में कमजोर है, क्या वो वहां अपनी सहयोगी पार्टियों को बिग ब्रदर का दर्जा देने को तैयार होगी? यह सवाल भी है। यूपी, बिहार और बंगाल, ये तीनों राज्यों में कांग्रेस संगठन बहुत कमजोर है। इसलिए यहाँ पे कांग्रेस को जो क्षेत्रीय दल है तीनों राज्यों में, उसके ऊपर ही निर्भर करना पड़ेगा। उसका जूनियर का पार्टनर के रूप में ही उनको गठबंधन स्वीकार करना पड़ेगा। अगर इसमें वो दादागिरी दिखाएंगे तो निश्चित तौर पे ये मोर्चा नहीं बन पाएगा। अगर मोर्चा नहीं बन पाया तो भारतीय जनता पार्टी के लिए और भी आसान हो जाएगा चुनाव जीतने के लिए। अब कांग्रेस को यह तो मानकर चलना होगा कि उसके पास ज्यादा विकल्प बचे नहीं हैं। तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में मिली जीत उसके कार्यकर्ताओं का हौसला थोड़ा जरूर बढ़ाया, लेकिन हिंदी पट्टी के तीनों राज्यों की हार ने इस बार पानी फेर दिया। कांग्रेस की दिक्कत यह है कि इसी हिंदी पट्टी में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें भी हैं। इसी वजह से इंडिया ब्लॉक के सहयोगी दलों का भी कांग्रेस पर भरोसा थोड़ा हिला हुआ दिखाई दे रहा है। उन्हें लग रहा है कि 2024 में मोदी को हराना बीजेपी के लिए, अगर कांग्रेस के लिए मुश्किल होगा, इसकी वजह भी है, वो मैं आपको बताता हूं। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस के पक्ष में माहौल बन गया था, लेकिन अब इसका ज्यादा असर नहीं दिखता। कांग्रेस ने जाति जनगणना वाले मुद्दे को भुनाना चाहा, लेकिन वो फेल हो चुका है। देश भर में करीब 200 सीटें ऐसी हैं जहां मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, लेकिन पलड़ा बीजेपी का भारी दिखाई देता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 65 लोकसभा सीट हैं, जिनमें से 61 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास इस वक्त है। और वैसे भी 2024 में उसका मुकाबला मोदी से है।
जिनकी अगुवाई में बीजेपी उसे 2 बार परास्त कर चुकी है। यही वजह है कि कांग्रेस के सामने चुनौतियों का पहाड़ दिखाई देता है, जबकि बीजेपी उत्साह से लबरेज नजर आती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जीत ने उन लोगों को गलत साबित कर दिया जो मोदी मैजिक के कमजोर पड़ने की बातें कर रहे थे। हालांकि राजनीति में असंभव कुछ भी नहीं है, लेकिन फिलहाल तो इंडिया ब्लॉक, खासकर कांग्रेस के लिए 24 का मोर्चा मुश्किल दिखाई देता है। ये तो बात हुई 2023 के बाद 2024 की तैयारी की। अब बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं अगली खबर की। किसी भी नेता की सबसे बड़ी पहचान क्या है? उसकी छवि है। उसकी छवि के आधार पर ही उसे बड़े बड़े पद मिलते हैं, और जब उन्हीं हाथों से सत्ता की ताकत आती है तो फैसलों के जरिए उस छवि को मजबूत बनाया जाता है। आज मैं इन बातों का जिक्र इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि मध्य प्रदेश में इन दिनों ऐसा ही हो रहा है। बीजेपी के खेमे में अभी तक योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्वा शर्मा ही ऐसे मुख्यमंत्री थे जो अपने फैसलों के चलते सुर्खियों में रहते थे। लेकिन इस लिस्ट में नया नाम जुड़ गया है, मोहन यादव। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बने अभी 100 घंटे भी नहीं हुए, लेकिन अपने फैसलों से मोहन यादव ने राज्य की सियासत में एक नई लकीर खींचने की कोशिश की है। सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश सरकार के कुछ ताजा फैसलों के बारे में बता देता हूं। मोहन कैबिनेट के फैसले के मुताबिक मध्य प्रदेश में खुले में अब मांस नहीं बेचा जा सकेगा। मांस के अलावा अंडा और मछली बेचने को लेकर भी गाइडलाइन जारी हुई है। इसके अलावा धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर नहीं बजाए जाएंगे। लाउडस्पीकर का इस्तेमाल सार्वजनिक जगहों पर भी नहीं होगा। ये बड़े फैसले लिए गए हैं। लेकिन मोहन सरकार के कुछ फैसले कागजों पर हुए हैं तो कुछ फैसले कार्रवाई के रूप में नजर आ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर बुलडोजर वाला एक्शन। मध्य प्रदेश में अब रोज कहीं ना कहीं बुलडोजर चल रहा है। 14 दिसंबर को मोहन सरकार का पहला बुलडोजर भोपाल में फारूक राइन नाम के युवक के घर पर चला। आरोप लगा था कि फारूक ने बीजेपी कार्यकर्ता की हथेली काटी थी। और आज उज्जैन में बुलडोजर की कार्रवाई उस जगह दिखी जहां खुले में मांस बेचा जा रहा था, यानी फैसला ऑन द स्पॉट। यही तस्वीर दिख रही है मध्य प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी के सारे ही मुख्यमंत्रियों के बीच एक प्रतिस्पर्धा चल रही है कि कौन कितना ज्यादा धार्मिक मुद्दों पर राजनीति करे, जिससे कि मूल मुद्दे जो हैं वो कहीं गुम जाएं या पीछे छूट जाएं। क्योंकि मूल मुद्दों पे भाजपा न चर्चा कर सकती, न संवाद कर सकती, इसलिए धार्मिक मुद्दों पे धार देने का काम भाजपा कर रही है। ये कार्रवाई के तौर तरीके की अगर बात करें, ये सरकारी फैसले मध्य प्रदेश के लिए भले ही नए हो, लेकिन देश के लिए नए नहीं है। 2017 में जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीती और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, तभी से ऐसी कार्रवाइयां देश भर में देखी जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनने के बाद शुरुआती दिनों में क्या फैसले लिए थे, वो भी मैं आपको एक एक कर बताता हूं ताकि आप तुलना कर सकें। योगी सरकार ने सबसे पहले अवैध बूचड़खानों पर सख्ती से प्रतिबंध लागू करने का फैसला किया। सरकार बनने के शुरुआती दिनों में ही एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया। एक फैसला यह भी था कि सरकारी दफ्तर में पान, गुटखा और पॉलिथीन पर प्रतिबंध रहेगा। ये तमाम फैसले योगी आदित्यनाथ ने लिए। यानी मध्य प्रदेश में जो एक्शन दिख रहा है उसका ब्लूप्रिंट 2017 में योगी आदित्यनाथ पहले ही तैयार कर चुके हैं। 2017 के बाद यूपी में कुछ चर्चित फैसले हुए जिसने योगी मॉडल को जन्म दे दिया। ये योगी मॉडल क्या है? इसी मॉडल पर कई राज्यों ने बढ़ने की कोशिश भी की। गुजरात और उत्तराखंड समेत कुछ बीजेपी शासित राज्यों में खूब बुलडोजर चला। बहुत से मुख्यमंत्रियों ने योगी मॉडल की राह पर चलने की कोशिश की। इस बात में कोई दो राय नहीं कि योगी मॉडल देश भर में जबरदस्त तरीके से हिट हुआ और आज भी है। लेकिन वक्त के साथ साथ दूसरे राज्यों की रफ्तार कम होती गई। ऐसा एक्शन मध्य प्रदेश में उन दिनों भी खूब देखा गया जब शिवराज सिंह चौहान यहां मुख्यमंत्री थे। लेकिन मध्य प्रदेश की मोहन सरकार को देखकर लगता है कि वो इस मामले में अपनी रफ्तार कम शायद ही करें। मोहन यादव ने पहले दिन से ही साफ कर दिया कि उनकी नीति क्या रहने वाली है। हाईकमान को ऐसे फैसले में दिक्कत नहीं है क्योंकि ऐसे मामले बीजेपी शुरुआत से ही उठाती रही है। हिंदी पट्टी में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो इस तरह के फैसले का समर्थन करता है। योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता ऐसे ही फैसलों से बढ़ी और 2022 में जनता ने उनके ऐसे फैसलों पर दोबारा भी मुहर लगाई थी। योगी
मॉडल मतलब भगवा की राजनीति या हिंदुत्व। जब हम भगवा की राजनीति या हिंदुत्व बोलते हैं तो उसमें बीजेपी की राजनीति के सारे तत्व आ जाते हैं। और मध्य प्रदेश में जो विधानसभा में जो जीत हुई है बीजेपी की, उसमें इस मॉडल का बहुत बड़ा योगदान था। और बीजेपी को ये बात अच्छे से मालूम है कि जनता ने उनके इस मॉडल पर मोहर लगाई है। देखिए, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें कई साल पहले बीजेपी से जुड़े संगठन स्थानीय स्तर पर उठाने की कोशिश में रहते थे, लेकिन योगी सरकार के एक्शन के बाद अब सरकारी आदेश के जरिए अलग अलग राज्यों में इसे अमल में लाया गया। यानी जिन मुद्दों को बड़े स्तर पर उठाने में बीजेपी पहले संकोच करती थी, उसे अब बिना संकोच के उठाया जा रहा है। मध्य प्रदेश की तरह ही अगर राजस्थान में भी और छत्तीसगढ़ में भी वहाँ की सरकारें अगर योगी मॉडल को आगे बढ़ाती हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये बात एक कॉमन फैक्टर है जो तीनों ही स्टेट में निकल के आ रहा है कि ये जो तीनों ही मुख्यमंत्री हैं इसमें संघ की पसंद को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि संघ की पसंद से ये तीनों मुख्यमंत्री बने हैं। राजस्थान में भी आज शपथ ग्रहण समारोह पूरा हो गया। सरकार की पहली कैबिनेट में क्या फैसले होंगे इसका सबको इंतजार है, लेकिन चुनाव जीतने के साथ ही कई विधायक मांस मछली को लेकर ऐसी सियासी फुर्ती दिखा चुके हैं। नतीजे के अगले ही दिन जयपुर की हवा महल सीट से विधायक आचार्य बाल मुकुंद सड़क पर उतर गए थे। वो खुले में मांस मछली बेचने का विरोध कर रहे थे। उनका वीडियो भी खूब वायरल हुआ था। यानी राजस्थान की सरकार आने वाले दिनों में कैसे चलेगी, इसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। यह सही है कि हिंदी पट्टी में स्थानीय नेताओं और मंत्री मुख्यमंत्री के स्तर पर ऐसे फैसलों और एक्शन से लोकप्रियता बढ़ती है, लेकिन इसका दूसरा पहलू समझना भी जरूरी है, क्योंकि मांस मछली की कहानी बीफ से बिल्कुल अलग है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल की तरफ से हाल ही में किए गए सर्वे के कुछ आंकड़े मैं आपको बताता हूं। ये आंकड़े देखिए। पश्चिम बंगाल में मांस मछली खाने वालों की संख्या 99.3% है। तेलंगाना में 97.3% लोग ऐसे हैं जो मांसाहारी हैं। आंध्र प्रदेश में सिर्फ 2.7% लोग शाकाहारी हैं। यानी यहां भी 97.3% लोग मांस खाते हैं। तमिलनाडु में मांस मछली खाने वालों की संख्या 97.7% है। ओडिशा में शाकाहारी सिर्फ 3.6% लोग हैं, यानी 96.4% लोग मांसाहारी हैं। इसी तरह केरल में 98.1% लोग मांस मछली खाने में संकोच नहीं करते। झारखंड में मांस खाने वालों की संख्या 95.3% है। बिहार में शाकाहारी सिर्फ 10% है, यानी यहां भी मांस मछली खाने वाले 90% है। कर्नाटक में 83% लोग ऐसे हैं जो मांसाहारी हैं। दिल्ली में मांस मछली खाने वाले करीब 81% लोग हैं। यह आंकड़ा है। इसी तरह पूर्वोत्तर में सिक्किम को छोड़कर कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां मांस मछली खाने वालों की संख्या 99% से कम हो। हालांकि ऐसा नहीं है कि बीजेपी को मांसाहारी लोग वोट नहीं देते। गोवा में करीब 97% लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, जिन्होंने राज्य में बीजेपी की सरकार बनवाई। इसी तरह असम में 99% से ज्यादा लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, जिन्होंने राज्य में बीजेपी की सरकार बनवाई। अब सवाल यही है कि मध्य प्रदेश की सरकार के फैसले से दक्षिण के राज्यों में क्या संदेश जाएगा, वो भी तब जब बीजेपी तीसरी बार दिल्ली फतेह का प्लान तैयार कर रही है। बीजेपी मांस और मछली के अंडे के विक्रय के पर कुछ प्रतिबंधों की बात करती है, तो उसके पहले वो सारे गुणाभाग कर लेती है राजनीति के। इस खाके में, बीजेपी के इस खाके में, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो दक्षिण भारत हो या देश का कोई हिस्सा हो, उसको पूरी क्लैरिटी है कि उसको कहाँ कितनी राजनीतिक फायदा मिलने वाला है और कहाँ कितना नुकसान होने वाला है। बीजेपी ने उत्तर भारत, मध्य भारत और पश्चिम भारत में गहरी धाक जमा ली है, लेकिन दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में अभी भी सपना पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल है कि मांस मछली के खुले में बिक्री का विरोध करने से क्या दूसरे राज्यों में गलत मैसेज नहीं जाएगा? यानी नॉन वेज के विरोध को अगर बीजेपी के कई नेता सफलता का पैमाना मानते हैं तो ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से इसमें कुछ सियासी नुकसान भी है। हाल ही में बीजेपी ने जिन 3 राज्यों में जीत दर्ज की, वहां कई तरह के प्रयोग देखने को मिले। फिर चाहे सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़ाना हो, हर राज्य में 2-2 डिप्टी सीएम बनाना हो, या फिर जातिगत राजनीति को साधना हो, लेकिन इन राज्यों में जीत के बाद बीजेपी ने एक बड़ा और नया मैसेज भी दिया। यह मैसेज है नई पीढ़ी को तैयार करने का।
तीनों ही राज्यों में बीजेपी ने ऐसे नेताओं को कमान सौंपी जो 60 साल से कम उम्र के हैं, यानी अगली पीढ़ी को मौका देना बीजेपी का मकसद था। आज ही राजस्थान में 56 साल के भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इससे पहले मध्य प्रदेश में 58 साल के मोहन यादव ने सीएम पद की शपथ ली थी और छत्तीसगढ़ में 59 साल के विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। इन तस्वीरों को, इन चेहरों को गौर से देखिए, आपको और ज्यादा तस्वीर साफ होगी। इन तीनों ही नेताओं का मुख्यमंत्री की दौड़ में दूर दूर तक नाम नहीं था, लेकिन हाईकमान बहुत पहले ही सब कुछ तय कर चुका था। इस बात की उम्मीद भी बहुत ज्यादा है कि जब तीनों राज्यों में मंत्रिमंडल तैयार होगा तो अनुभवी नेताओं के साथ साथ नई पीढ़ी के नेताओं को भी तवज्जो दी जाएगी। बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं से आज मेरी बात हुई, उन्होंने एक बड़ी बात बताई। दरअसल बीजेपी के हाल फिलहाल में जितने भी बड़े फैसले हो रहे हैं वो भविष्य के 15 सालों को ध्यान में रखकर लिए जा रहे हैं। इसके लिए आपको पिछले कुछ चुनावों के बाद चुने गए मुख्यमंत्रियों की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। यह तस्वीर भी बेहद रोचक है। देखिए, पेमा खांडू जो अभी सिर्फ 44 साल के हैं और 2016 से अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इसी तरह पुष्कर सिंह धामी जो 48 साल के हैं, 2021 में पहली बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी और 2022 में चुनाव हारने के बावजूद बीजेपी ने धामी को मुख्यमंत्री बनाया। इसके आगे बढ़े प्रमोद सावंत, उम्र 50 साल है और गोवा के मुख्यमंत्री हैं। इसी लिस्ट में योगी आदित्यनाथ का भी नाम है जो 51 साल के हैं और पिछले ही साल दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री बने हैं योगी आदित्यनाथ। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा 54 साल के हैं और गुजरात में भूपेंद्र पटेल जो 61 साल के हैं। तो ये भाजपा की अगली पीढ़ी है। ऐसा नहीं है कि जनरेशन शिफ्टिंग सिर्फ बीजेपी में चल रही है, कांग्रेस के पिछले कुछ फैसले भी इसी ओर इशारा करते हैं। कांग्रेस के भले ही गिनती के राज्य जीते हो, लेकिन इन राज्यों से भी उसने जनरेशन शिफ्ट का संदेश दिया है। कैसे, अब आप इसको समझिए। पिछले साल कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाई थी, तब 59 साल के सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाया। इसी तरह हाल ही में तेलंगाना में कांग्रेस को बहुमत मिला और 54 साल के रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया गया। पार्टी ने कर्नाटक में भी जीत दर्ज की। वहां सीएम की कुर्सी पर भले ही सिद्धारमैया बैठे हो, लेकिन डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम बनाकर मैसेज जरूर दिया कि वो भी अगली पीढ़ी की तरफ देख रही है। देखिए, भारत युवाओं का देश है और कहा जाता लगभग 40% लोग हमारे देश में ऐसे हैं जिनकी उम्र 13 से 35 साल के बीच की है और चुनावी वक्त में यही आबादी अहम किरदार हो जाती है। ऐसे में हर पार्टी की कोशिश युवाओं को अपने साथ जोड़ने की होती है और राजनीतिक दलों का जनरेशन शिफ्टिंग वाला कदम बताता है कि उनका पूरा फोकस नई पीढ़ी के वोटर्स को, नई पीढ़ी के नेता से कनेक्ट करने का है जो उनकी बात को समझे, उनके मुद्दों को उठाए और उन्हीं के हिसाब से सियासत करे।